नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आईआर शो में। तो दोस्तों, इस समय की एक सबसे बड़ी खबर जो चल रही है वो ये चल रही है कि फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर क्या होती है। क्योंकि इस खबर को जो चर्चा में लाने का जो श्रेय जाता है वो अजीत डोभाल को जाता है, जो भारत के एनएसए हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है सिविल सोसाइटी इज़ द न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सिविल सोसाइटी इज़ द न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर कैन बी सबवर्टेड टू हार्म नेशन, अजीत डोभाल सेज। और दोस्तों, ये इन्होंने कहाँ पे कहा है? तो हैदराबाद में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी है, वहाँ पे आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। साथ ही साथ और भी देशों के जो ट्रेनी होते हैं वो यहाँ आते हैं भारत में ट्रेनिंग लेने के लिए। तो उस ट्रेनिंग के दौरान ही अपना एक एड्रेस कर रहे थे वहाँ के जितने भी ट्रेनी थे उनको, और उसी के दौरान अपने संबोधन में उन्होंने इस बात को जाहिर किया कि सिविल सोसाइटी है वो एक नया फ्रंटियर होगी वॉरफेयर का। और जब इसकी बात की जा रही तो दोस्तों, इसको बताया जा रहा है कि चौथा जो वॉरफेयर होगा, या चौथी जनरेशन की जो वॉरफेयर होगी, उससे इन्होंने यहाँ पे मतलब बताया। क्योंकि अब इनके अनुसार कोई भी देश, कोई भी बड़े देश आपस में इस तरीके से नहीं लड़ सकते जिस तरीके से वो ट्रेडिशनली लड़ा करते थे। क्योंकि चाहे अगर आप एग्ज़ाम्पल के लिए ले लीजिए, चाहे भारत और चीन का अगर युद्ध होता है तो भले ही एट द लास्ट में भारत जीते, लेकिन आप भी जानते हैं कि इस समय के जो मिसाइल्स हैं, जो भी सारी टेक्नोलॉजी है, उसके बाद नुकसान भारत को भी होगा। तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना वॉर में ये अब उतना पॉसिबल नहीं है, उनका इस तरफ इशारा था। और अजीत डोभाल ने ऐसे ही सिविल सोसाइटीज़ को नया फ्रंटियर नहीं बताया इस फोर्थ वॉरफेयर का। क्योंकि दोस्तों, अगर अजीत डोभाल ऐसा कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तथ्यों और कुछ ना कुछ बेसिस के आधार पे कह रहे होंगे। क्योंकि ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और काफ़ी अपने कामों को लेके काफ़ी एक मैच्योर पर्सन है, जिन्होंने बहुत से सीक्रेट जो मिशंस थे उनको अंजाम दिया है। तो इन्होंने जो इस बात को कहा है वो जून 2014 की एक रिपोर्ट है जो कि आईबी द्वारा जारी की गई थी, जिसको हालांकि इस कमेटी को, आईबी को, इसको कंडक्ट किया गया था यूपीए गवर्नमेंट के दौरान ही। लेकिन इसकी रिपोर्ट आई थी जून 2014 में, जिसमें 7 ऐसी एक्टिविटीज़ में बताया गया जिसमें जो है कि एनजीओज़ और सिविल सोसाइटीज़ शामिल थी, जिन्होंने उसको डेवलपमेंट को जो है कहीं ना कहीं पीछे करने की कोशिश की। जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स है, पॉस्को जो प्रोजेक्ट था उड़ीसा में, साथ ही साथ वेदांता का जो प्रोजेक्ट उड़ीसा में था, नर्मदा बचाओ आंदोलन का भी देखिए इसमें नाम है। तो इन सब एक्टिविटीज़ को बताया गया था कि इसमें जानबूझ के सिविल सोसाइटीज़ और एनजीओ द्वारा इन सब कामों में बाधा डालने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया था, जिसमें फॉरेन फंडिंग हुई थी। इसी के साथ आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि 2012 में यूपीए गवर्नमेंट के ही दौरान 4 एनजीओ को क्या किया गया था, रडार पर रखा गया था। क्योंकि ऐसा माना गया था कि उन्होंने कुंडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था, जो कि तमिलनाडु में लगाया गया था, उसको जो है बंद कराने के लिए और उस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए जो एनजीओज़ को जो है उसमें रोल पाया गया था, वो कहीं ना कहीं संदिग्ध पाया गया था। तो दोस्तों, चलिए अब ये समझ लिया जाए कि ये फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर क्या है और इसको जनरेशन्स में क्यों बांटा गया है। तो दोस्तों, दरअसल जो जनरेशन में जो ये क्लासिफिकेशन किया गया, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर की, तो पिछले 3 जनरेशन की वॉरफेयर क्या है। जैसे आप लोग जानते थे कि पहले जो लड़ाइयाँ होती थी वो सीधे सीधे हमला किया जाता था, कब्ज़ा किया जाता था और सीधे जो क्षेत्र थे उनको जीत लिया जाता था। तो जो ट्रेडिशनल, जो प्राचीन समय से चली आ रही लड़ाई के जो तरीके थे, उनको फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं। उसके बाद सेकंड जनरेशन वॉरफेयर में क्या हुआ कि जब बंदूकों और तोपों का विकास हो गया, तो उसके बाद जो लड़ाइयाँ लड़ी गई जिसमें आर्टिलरी गन वगैरह को शामिल किया गया, तो उसको सेकंड जनरेशन वॉरफेयर कहा गया। इसी के बाद बात आती है थर्ड जनरेशन वॉरफेयर की, जिसमें आप जानते हैं कि एक से एक सोफिस्टिकेटेड जो कि आपके एयरक्राफ्ट थे उनका विकास हुआ, विमानों का विकास हुआ, जो कि काफ़ी स्टेल्थ थे, टेक्नोलॉजी में आगे थे, और काफ़ी ज़्यादा ऐसी तकनीकों का विकास किया गया जिसके द्वारा दुश्मन पे अचानक से हमला करने में एक देश जो था वो सक्षम हो गया था। तो ये जो दौर आया, इस दौर को कहा गया थर्ड जनरेशन वॉरफेयर, जिसमें एक देश को ये क्षमता हासिल हुई कि वो दूसरे देश के ऊपर अचानक से उसको चौंकाते हुए उसके ऊपर हमला करे और उसका जो देश है उसको बुरी तरीके से हरा सके। तो ये दोस्तों बात हुई थर्ड जनरेशन वॉरफेयर की। अब जब हम लोग फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात करते हैं, तो फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर का दोस्तों मतलब ये है कि जिसमें आप किसी भी तरीके से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना करके इनडायरेक्ट तरीके से किसी देश के साथ युद्ध लड़ें। जैसे कि आप किसी देश में क्या करें कि वहाँ के लोगों को ही उस सरकार के ख़िलाफ़ कर दें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो वहाँ के लोग ही उस सरकार के खिलाफ़ विद्रोह कर देंगे और वहाँ पे चाहे दंगे हों, चाहे गृह युद्ध हो, इन सब के बाद कहीं ना कहीं वो देश
फाइनली जो है वो हार ही जाएगा आंतरिक रूप से, और उसको किसी के द्वारा कब्ज़ा करने में बहुत आसानी होगी। और इसमें जो देश कब्ज़ा करेगा उसके ऊपर कहीं ना कहीं उसको उसमें नुकसान भी बहुत कम होगा, जो कि ट्रेडिशनली लड़ाई लड़ने में उसको झेलना पड़ता। तो ये जो एक नया तरीका निकला जिसमें कि डायरेक्ट किसी के साथ युद्ध ना करके वहीं के लोगों के माध्यम से और वहीं की स्थितियों के माध्यम से उस देश को कमज़ोर करना, और कहीं ना कहीं कमज़ोर करके पूरी तरीके से बर्बाद कर देना। तो इसी स्ट्रेटजी को जो कहा गया और इसी जो श्रेणी थी या इसी का जो कैटेगराइजेशन हुआ उसी को फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर कहा गया, जिसमें जो है माना जाता है कि सबसे ज़्यादा जो सिविल सोसाइटीज़ होती हैं, एनजीओज़ होती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। और इसी की तरफ जो है वो अजीत डोभाल ने अपना जो भाषण था हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई नेशनल पुलिस एकेडमी में, उसमें उन्होंने अपने इसी बात की तरफ इशारा किया। क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स का भारत में ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो सिविल सोसाइटीज़ हैं और जो एनजीओज़ हैं, तो भारत जो कहीं ना कहीं आज पीछे है तमाम विकसित देशों से। माना जा रहा है कि भारत 20 साल पहले इनसे आगे हो सकता था अगर इन सिविल सोसाइटीज़ और एनजीओज़ ने कहीं ना कहीं भारत की जो डेवलपमेंट का जो काम है उसको पीछे ना किया होता। और दोस्तों देखिए, इसका कहने का कहीं से ये मतलब आप बिल्कुल मत समझिएगा कि जितनी भी सिविल सोसाइटीज़ हैं चाहे एनजीओज़ हैं, वो कहीं ना कहीं भारत के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को बाधित ही कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस की अगर अब आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बात सच होती हुई दिखती है। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊं तो जैसे तमिलनाडु में वेदांता के जो स्टरलाइट जो प्लांट था, वहाँ पे कॉपर का जो है प्रोडक्शन होता था, और कॉपर के प्रोडक्शन की वजह से भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 40% जो कॉपर था वो खुद से जो है मैनेज कर लेता था सिर्फ उस प्लांट की वजह से। लेकिन जैसे ही उस प्लांट को 2018 में बंद करवाया गया तो उसके बाद जो पिक्चर निकली वो ऐसी निकली कि भारत जहां 40% जो उसका कॉपर की जो ज़रूरत थी वो अपने खुद के प्रोडक्शन से पूरी कर रहा था, वहीं भारत जो है अब उसके एक्सपोर्ट करने के बजाय नेट इम्पोर्टर हो गया। और इसका सीधा सीधा लाभ मिला था पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा लाभ हुआ, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान का एक्सपोर्ट जो था कॉपर का वो सीधे सीधे बढ़ गया। अब रही बात पाकिस्तान की बात करें तो दोस्तों देखिए, पाकिस्तान को एनजीओ चाहे सिविल सोसाइटी से इसलिए नहीं प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वहाँ पे इस तरीके की कोई भी आज़ादी नहीं है कि आप सिविल सोसाइटी से किसी भी तरीके की पाकिस्तान को खतरा हो। चीन की बात की जाए तो दोस्तों चीन में पूरी तरीके से पाबंदी है सिविल सोसाइटीज़ और एनजीओज़ पे कि वो किसी भी तरीके से सरकार के अगेंस्ट में या किसी भी प्रोटेस्ट में हिस्सा ले सकें। जबकि अगर वो वहाँ हिस्सा लेती भी हैं, अगर किसी तरह कोशिश भी की गई, तो आप जानते हैं कि तियानवे स्क्वायर वाली घटना हो ही चुकी है। इसके बाद सीपेक का किसी भी तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की गई तो रातों रात जो जितने प्रोटेस्टर्स थे उनको गायब कर दिया गया। तो देखिए, चीन और पाकिस्तान के लिए ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है सिविल सोसाइटीज़ चाहे एनजीओ का, ये सिर्फ भारत के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि भारत देखिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे सबको राइट दिए गए हैं प्रोटेस्ट के। उसी प्रोटेस्ट के अधिकार का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सी सिविल सोसाइटीज़ और एनजीओज़ जो हैं वो भारत को पीछे ढकेलने में लगी हुई हैं, चाहे वो उनके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को पीछे करना हो या भारत की जो इमेज है उसके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे धूमिल करना हो। तो इन सब काम में सिविल सोसाइटीज़ और एनजीओज़ लगी हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके अलावा कुछ अच्छी सिविल सोसाइटीज़ और एनजीओज़ भी हैं जो भारत में कहीं ना कहीं उसके समाज के ताने बाने के मजबूत करने में भी काम कर रहे हैं। बाकी दोस्तों, आप लोग की इस पूरे इशू पे क्या राय है? आप लोग अपनी राय को जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।